हेलो फ्रेंड्स, बुक टू ब्रेन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीटर हॉलिन्स की फेमस बुक द स्टडी स्किल्स हैंडबुक के बारे में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप घंटों तक अपनी किताब के पन्नों को घूरते रहते हैं, लेकिन शब्द आपके दिमाग के ऊपर से बाउंसर बनकर निकल जाते हैं? हम रात भर जागते हैं, कॉफी के कप खत्म कर देते हैं, फिर भी परीक्षा के हॉल में बैठते ही सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि गलती आपकी याददाश्त की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की है जिसे आप जानते ही नहीं। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में दरवाजा खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके हाथ में टॉर्च है, पर आपने उसका बटन ही नहीं दबाया। आज हम उसी बटन को दबाना सीखेंगे। आर्यन एक ऐसा ही छात्र था जो अपनी मेज पर ढेर सारी किताबों के साथ युद्ध लड़ रहा था। वो 10 घंटे पढ़ता, नोट्स को रंगीन पेन से सजाता और उसे लगता कि वो सीख रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ पन्ने पलट रहा था। गुरुजी ने उसे देखा और पास बुलाकर एक बाल्टी दी जिसमें एक बड़ा छेद था। उन्होंने कहा, इसमें पानी भरो। आर्यन भरता रहा, पर बाल्टी हमेशा खाली रही। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारा दिमाग भी अभी इस बाल्टी जैसा है। तुम इसमें जानकारी डाल तो रहे हो, लेकिन नीचे से वो सब निकल रही है, क्योंकि तुमने सीखने की प्रक्रिया के छेद को बंद नहीं किया। गुरुजी ने समझाया कि सीखने का पहला कदम है एनकोडिंग। ये वैसे ही है जैसे किसी कच्ची मिट्टी पर अपनी उंगलियों से निशान बनाना। जब हम पहली बार कुछ पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक सिग्नल की तरह लेता है, लेकिन अगर वो सिग्नल कमजोर है, यानी आपने उसे ध्यान से और अपने पुराने ज्ञान से जोड़कर नहीं समझा, तो दिमाग उसे कचरा समझकर डिलीट कर देता है। आर्यन को समझ आया कि वो अब तक सिर्फ पढ़ रहा था, उसे महसूस नहीं कर रहा था। दूसरा चरण है स्टोरेज। आर्यन को लगता था कि एक बार पढ़ लेना ही काफी है, पर गुरुजी ने बताया कि यादें मांसपेशियों की तरह होती हैं। जैसे जिम में एक दिन जाने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक बार पढ़ने से जानकारी दिमाग के लॉन्ग टर्म स्टोरेज में नहीं जाती। इसके लिए हमें स्पेस्ड रेपिटेशन यानी समय के अंतराल पर उसे दोहराना पड़ता है। बिना सही स्टोरेज के हमारी पढ़ाई उस रेत के महल की तरह है जो पहली ही लहर यानी परीक्षा के तनाव में ढह जाती है। सबसे क्रांतिकारी बात जो आर्यन ने सीखी वो थी रिट्रीवल। हम अक्सर सोचते हैं कि इनपुट यानी पढ़ना सबसे जरूरी है, लेकिन हॉलिन्स कहते हैं कि आउटपुट यानी याद करना ही असली सीखना है। जब आप किताब बंद करके खुद से सवाल पूछते हैं, मैंने अभी क्या पढ़ा, तब आपका दिमाग उस जानकारी को खींचकर बाहर लाता है। यही वो समय है जब दिमाग के न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक होती है, दिमाग थक जाता है, लेकिन यही वो मानसिक कसरत है जो आपको जीनियस बनाती है। कहानी के अंत में आर्यन अब बाल्टी के छेद को भर चुका था। वो अब पागलों की तरह घंटों नहीं पढ़ता था, बल्कि वो स्मार्टली पढ़ता था। उसने समझ लिया था कि सीखना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो आप सिर्फ एक छात्र नहीं रह जाते, आप अपने खुद के भाग्य के मूर्तिकार बन जाते हैं। याद रखिए, कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, पर सही दिशा में की गई मेहनत ही चमत्कार करती है। अध्याय 2, सक्रिय पठन रणनीतियां। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक पूरा पन्ना पढ़ लिया और अंत में आपको एहसास हुआ कि आपको एक शब्द भी याद नहीं है? आपका शरीर वहां था, आपकी आंखें लाइनों पर चल रही थीं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और सपनों की दुनिया में सैर कर रहा था। इसे पैसिव रीडिंग कहते हैं। ये पन्नों पर समय की बर्बादी है। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि एक महान छात्र वो नहीं जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, बल्कि वो है जो किताब के साथ झगड़ा और संवाद करता है। आर्यन के पास अब एक नई चुनौती थी। उसके पास इतिहास की एक मोटी किताब थी। वो उसे पढ़ता तो था, लेकिन शब्द उसे बेजान पत्थरों की तरह लगते। उसने गुरुजी से कहा, मैंने अध्याय 1 तो समझ लिया, पर ये किताबें बहुत उबाऊ हैं, मैंने पढ़ते ही सो जाता हूं। गुरुजी ने एक पुरानी फटी हुई डायरी निकाली और कहा, आर्यन, तुम इन पन्नों को एक कब्रिस्तान की तरह देख रहे हो जहां जानकारी दफन है। तुम्हें इन्हें एक मैदान की तरह देखना होगा जहां तुम्हें खिलाड़ी बनना होगा। गुरुजी ने उसे SQ3R तकनीक सिखाई। उन्होंने कहा, पढ़ने से पहले सर्वे करो, हेडिंग्स और तस्वीरों को देखो, फिर खुद से सवाल पूछो कि ये लेखक मुझे क्या बताना चाहता है। जब तुम सवाल लेकर पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग एक जासूस की तरह जवाब ढूंढता है, न कि एक आलसी यात्री की तरह। आर्यन ने जब पहली बार सवाल पूछकर पढ़ना शुरू किया तो उसे लगा जैसे किताब के शब्द उससे बातें करने लगे हैं। सक्रिय पठन का मतलब है अपने हाथों को गंदा करना। गुरुजी ने आर्यन के हाथ में एक पेंसिल थमाते हुए कहा, जो पढ़ रहे हो उस पर अपनी राय लिखो, किनारे पर सवाल दागो, मुख्य शब्दों को घेरो। अगर तुम्हें लेखक की बात गलत लगे तो वहां क्यों लिखो। आर्यन ने पन्नों के हाशिए पर नोट्स लिखना शुरू किया। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो किताब के साथ एक बहस कर रहा था।
इस जुड़ाव ने उसकी एकाग्रता को लोहे की तरह मजबूत कर दिया। पढ़ने के बाद गुरुजी ने उसे एक अजीब काम दिया। अब किताब बंद करो और छत की ओर देखकर मुझे समझाओ कि तुमने क्या पढ़ा। आर्यन अटक गया। गुरुजी हंसे। यही वो पल है जहां असली शिक्षा होती है। जब तुम बिना देखे जानकारी को अपने शब्दों में ढालते हो, तब वो जानकारी तुम्हारे खून में मिल जाती है और फिर अगले दिन उसे एक बार देख लेना उस रंग को पक्का कर देता है। उस दिन के बाद आर्यन के लिए किताबें बोझ नहीं रहीं। वो अब पन्नों को पलटता नहीं था, उन्हें जीता था। सक्रिय पठन ने उसे एक साधारण पाठक से एक गहन विचारक बना दिया था। उसने समझ लिया कि पढ़ना एक शांत प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक साहसिक यात्रा है। याद रखिए, किताब पढ़ना एक कला है और जो इस कला को सीख लेता है, उसके लिए दुनिया का हर रहस्य एक खुली किताब बन जाता है। अध्याय 3, प्रभावी नोट्स लेना। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो क्लास में टीचर के हर शब्द को पागलों की तरह लिखने की कोशिश करते हैं? या फिर आप वो हैं जो सब कुछ सुन लेते हैं और सोचते हैं, अरे ये तो बहुत आसान है, मुझे याद रहेगा, और अगले दिन सब गायब? नोट्स लेना सिर्फ कागज काले करना नहीं है, ये आपके भविष्य के स्वयं के लिए एक तोहफा तैयार करना है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि आपके नोट्स आपकी बुद्धि का विस्तार होने चाहिए, न कि किताब की फोटोकॉपी। आर्यन के पास अब ज्ञान तो था, लेकिन वो सब बिखरा हुआ था। उसने गुरुजी को अपनी नोटबुक दिखाई, जो किसी युद्ध के मैदान जैसी लग रही थी, ऊपर से नीचे तक शब्दों से भरी हुई, जिसमें ना कोई जगह थी न ही कोई व्यवस्था। उसने कहा, गुरुजी, जब मैं इन्हें दोबारा पढ़ता हूं तो मुझे खुद समझ नहीं आता कि सबसे जरूरी बात क्या थी। गुरुजी ने एक घना जंगल दिखाया और कहा, आर्यन, तुम्हारे नोट्स इस जंगल की तरह हैं, इसमें रास्ता ही नहीं दिख रहा। गुरुजी ने आर्यन को कागज को 3 हिस्सों में बांटना सिखाया। उन्होंने कहा, बाएं हाथ पर कुंजी शब्द लिखो, दाएं हाथ पर मुख्य नोट्स और सबसे नीचे पूरे पन्ने का निचोड़। इसे कॉर्नेल पद्धति कहते हैं। आर्यन ने जब इस तरीके से लिखना शुरू किया तो उसे जादू सा महसूस हुआ। अब उसे पूरा पन्ना नहीं पढ़ना पड़ता था, सिर्फ बाएं हिस्से के शब्दों को देखकर ही उसे पूरी कहानी याद आ जाती थी। लेकिन गुरुजी, कुछ विषय बहुत उलझे हुए होते हैं, आर्यन ने पूछा। तब गुरुजी ने उसे माइंड मैपिंग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमारा दिमाग सीधी रेखा में नहीं सोचता, वो एक पेड़ की तरह फैलता है। उन्होंने पन्ने के बीच में एक बीज अर्थात मेन टॉपिक बनाया और उससे शाखाएं यानी सब टॉपिक्स निकाल दी। आर्यन ने देखा कि कैसे जटिल से जटिल जानकारी अब एक सुंदर नक्शे की तरह दिखने लगी थी। अब पढ़ाई रटना नहीं, बल्कि एक पेंटिंग बनाने जैसा था। गुरुजी का सबसे बड़ा सबक था कम लिखना। उन्होंने कहा, नोट्स टीचर के लिए नहीं, तुम्हारे लिए हैं। सिर्फ वही लिखो जो तुम भूल सकते हो, वो नहीं जो तुम्हें पहले से पता है। आर्यन ने सीखा कि अपने शब्दों में छोटे छोटे चित्र और तीर बनाने से दिमाग जानकारी को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। उसके नोट्स अब बोझ नहीं, बल्कि उसकी समझ का एक रिफ्लेक्शन बन चुके थे। कहानी के इस पड़ाव पर आर्यन अब एक मास्टर नोट टेकर बन चुका था। उसके नोट्स अब सिर्फ जानकारी के ढेर नहीं थे, बल्कि वे चाबियां थीं जो उसके दिमाग के बंद दरवाजों को एक झटके में खोल देती थीं। याद रखिए, जब आप सही तरीके से नोट्स लेते हैं तो आप सिर्फ लिख नहीं रहे होते, आप अपने दिमाग के अंदर एक लाइब्रेरी बना रहे होते हैं। अध्याय 4, स्मृति और धारणा। क्या आपको याद है कि आपने पिछली गर्मियों में लंच में क्या खाया था? शायद नहीं, लेकिन क्या आपको अपना पहला स्कूल बैग या बचपन की कोई खास चोट याद है? हमारा दिमाग एक अजीब छलनी की तरह है। ये 90% जानकारी को 24 घंटे के भीतर बाहर फेंक देता है। इसे भूलने का वक्र कहते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि याददाश्त कोई ईश्वरीय वरदान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मांसपेशी है जिसे सही कसरत से फौलादी बनाया जा सकता है। आर्यन परेशान था। उसने बेहतरीन नोट्स बना लिए थे, सक्रिय पठन भी कर लिया था, लेकिन 4 दिन बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सब धुंधला था। उसने गुरुजी से हार मानकर कहा, मेरा दिमाग एक छलनी की तरह है, इसमें कुछ टिकता ही नहीं। गुरुजी उसे एक बहती नदी के किनारे ले गए और बोले, आर्यन, तुम किनारे की रेत पर अपना नाम लिखो। आर्यन ने लिखा और अगली ही लहर ने उसे मिटा दिया। गुरुजी बोले, तुम अपनी याददाश्त को इस रेत की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि तुम्हें इसे पत्थर पर नक्काशी बनाना होगा। गुरुजी ने एक रहस्यमयी तकनीक सिखाई, स्पेस्ड रेपिटेशन। उन्होंने कहा, जब तुम कुछ नया सीखते हो तो उसे आज दोहराओ,
फिर 24 घंटे बाद, फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद। हर बार जब तुम भूलने की कगार पर होगे और उसे दोबारा याद करोगे तो तुम्हारा दिमाग उस न्यूरल पाथवे को और गहरा कर देगा। आर्यन ने इसे आजमाया। उसने देखा कि जो जानकारी पहले रेत पर लिखी थी वो अब धीरे धीरे उसके दिमाग में पत्थर की लकीर बनती जा रही थी। पर गुरुजी, सूचियों और नंबरों को कैसे याद रखूं? आर्यन ने पूछा। गुरुजी ने उसे निमोनिक्स की शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा, बेजान जानकारी को कहानियों या मजेदार शब्दों में बदलो। हमारा दिमाग लॉजिक से ज्यादा तस्वीरों और भावनाओं को याद रखता है। आर्यन ने जटिल फॉर्मूलों को छोटे छोटे गानों और अजीबोगरीब तस्वीरों में बदलना शुरू किया। जो चीजें पहले पहाड़ जैसी लगती थीं, अब वो उसे एक मजेदार खेल की तरह लगने लगी। आर्यन को लगता था कि ज्यादा जागने से ज्यादा याद होगा, पर गुरुजी ने उसे तुरंत टोका। बेटा, जब तुम सोते हो तब तुम्हारा दिमाग सेक्रेटरी की तरह काम करता है। वो दिन भर की जानकारी को छांटता है और उसे सही फाइलों में स्टोर करता है। बिना नींद के तुम्हारी याददाश्त एक अस्त व्यस्त दफ्तर की तरह है जहां कोई फाइल नहीं मिलती। आर्यन ने सीखा कि एक अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि लर्निंग का अंतिम और अनिवार्य चरण है। अब आर्यन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। वो अब भूलने से डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि भूलना भी याद रखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उसकी याददाश्त अब लोहे की तरह मजबूत थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि याद रखना रटने के बारे में नहीं बल्कि जानकारी को अपने जीवन के अनुभवों के साथ बुनने के बारे में है। अध्याय 5, महत्वपूर्ण सोच और विश्लेषण। दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो बिना सोचे समझे दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में जी रहे हैं, जहां सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर समस्या का समाधान इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लेते हैं? पीटर हॉलिंस कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग वो सुपर पावर है जो आपको एक रोबोट से बदलकर एक बुद्धिमान इंसान बनाती है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस जानकारी पर सवाल उठाने के बारे में है। आर्यन अब बहुत कुछ याद कर चुका था, लेकिन एक दिन गुरुजी ने उसे एक पेचीदा समस्या दी। उन्होंने एक पुराने राजे की कहानी सुनाई और पूछा, बताओ आर्यन, उस राजा की हार क्यों हुई? आर्यन ने किताब में लिखी वजहें फटाफट गिना दी। गुरुजी ने सिर हिलाया और कहा, यह तो किताब की बात हुई आर्यन, क्या तुमने खुद सोचा? क्या तुमने उन तथ्यों के पीछे छिपे स्वार्थों और परिस्थितियों को परखा? तुम अभी भी एक रट्टू तोते की तरह सोच रहे हो। तुम्हें खोजी कुत्ते की तरह सुराग ढूंढना होगा। गुरुजी ने उसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का हथियार दिया। उन्होंने कहा, किसी भी समस्या को तब तक तोड़ो जब तक कि तुम्हें उसके सबसे बुनियादी सच न मिल जाए। दूसरों की मान्यताओं पर भरोसा मत करो। अगर कोई कहे कि यह काम ऐसे ही होता है तो पूछो क्यों। आर्यन ने महसूस किया कि जब वो किसी विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर देखता है तो सबसे कठिन समस्या भी पानी की तरह साफ हो जाती है। आर्यन, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर है, गुरुजी ने चेतावनी दी। उन्होंने उसे कॉग्निटिव बायस यानी मानसिक पूर्वाग्रहों के बारे में बताया। हमारा दिमाग अक्सर वही देखना चाहता है जो वो पहले से मानता है। गुरुजी ने सिखाया कि एक अच्छा विश्लेषक वो है जो अपनी ही धारणाओं के खिलाफ खड़ा होकर सबूत ढूंढे। आर्यन ने अब खुद के विचारों पर संदेह करना और उन्हें तराशना शुरू कर दिया। विश्लेषण का अगला चरण था दृष्टिकोण का विस्तार। गुरुजी ने उसे एक पत्थर दिखाया और पूछा, ये क्या है? आर्यन ने कहा, एक बाधा। गुरुजी बोले, एक मूर्तिकार के लिए ये अवसर है और एक प्यासे कौवे के लिए ये जीवन है। हर जानकारी को अलग अलग नजरियों से देखो। आर्यन ने अब इतिहास, विज्ञान और गणित को सिर्फ विषयों की तरह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियों की तरह देखना शुरू किया। अब आर्यन सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं था, वो एक रणनीतिकार बन चुका था। वो अब किसी भी जानकारी को सीधे गले नहीं लगाता था, बल्कि उसे तर्क की कसौटी पर कसता था। उसकी सोच में अब गहराई थी और बातों में वजन। याद रखिए, महत्वपूर्ण सोच का मतलब बहस करना नहीं बल्कि सत्य के करीब पहुंचना है। जो सवाल पूछना जानता है वही जवाब तक पहुंचता है। अध्याय 6, समय प्रबंधन और संगठन। हम सबके पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, महान वैज्ञानिक हो या आप। फिर क्यों कुछ लोग इन घंटों में इतिहास रच देते हैं और कुछ लोग सिर्फ कल करूंगा की रट लगाते रह जाते हैं? समय को मैनेज करना असल में समय को मैनेज करना नहीं है, बल्कि खुद को मैनेज करना है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि बिना संगठन के आपकी सारी मेहनत एक बिखरी हुई ताश की गद्दी की तरह है।
आर्यन अब तनाव में रहने लगा था। वो नोट्स बनाता, विश्लेषण करता, लेकिन उसे लगता कि दिन खत्म हो गया और काम अधूरा रह गया। उसने गुरुजी से शिकायत की, समय एक रेत की तरह है जो मेरी मुट्ठी से फिसल रहा है। मैं जितना तेज भागता हूं उतना ही पीछे छूट जाता हूं। गुरुजी उसे एक बगीचे में ले गए और बोले, आर्यन, तुम हर फूल को एक साथ पानी देना चाहते हो, इसलिए तुम किसी भी पौधे की प्यास नहीं बुझा पा रहे। गुरुजी ने जमीन पर 4 खाने बनाए और उसे आइजनहावर मैट्रिक्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा, दुनिया में 2 तरह के काम होते हैं, जरूरी और महत्वपूर्ण। हम अक्सर अपना पूरा दिन उन कामों में बिता देते हैं जो जरूरी तो दिखते हैं, जैसे फोन का नोटिफिकेशन, पर महत्वपूर्ण नहीं होते। असली प्रगति तब होती है जब तुम उन कामों पर ध्यान दो जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। आर्यन को समझ आया कि वो व्यस्त तो था पर उत्पादक नहीं। लेकिन गुरुजी, मेरा मन भटक जाता है, आर्यन ने कबूल किया। गुरुजी ने उसे पोमोडोरो तकनीक सिखाई। 25 मिनट तक पूरी ताकत से काम करो, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लो। तुम्हारा दिमाग स्प्रिंटर अर्थात धावक की तरह काम करता है, मैराथन धावक की तरह नहीं। उन्होंने उसे डीप वर्क का महत्व समझाया, बिना किसी शोर और फोन के एकाग्रता के साथ काम करना। आर्यन ने देखा कि जब वो फोन को दूसरे कमरे में रखकर पढ़ता तो 2 घंटे का काम 45 मिनट में पूरा हो जाता। गुरुजी का आखिरी मंत्र था, अपने दिमाग को जानकारी स्टोर करने के लिए नहीं बल्कि विचार पैदा करने के लिए इस्तेमाल करो। उन्होंने आर्यन को रात में ही अगले दिन की योजना बनाने की सलाह दी। जब आर्यन ने अपनी मेज को व्यवस्थित किया और एक छोटी टू डू लिस्ट बनाई तो उसके दिमाग का बोझ हल्का हो गया। अब उसे ये नहीं सोचना पड़ता था कि क्या पढ़ूं, उसके पास एक साफ रोड मैप था। कुछ ही हफ्तों में आर्यन बदल गया। अब वो समय के पीछे नहीं भागता था बल्कि समय उसका पीछा करता था। उसने सीख लिया था कि अनुशासन ही वो आजादी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। याद रखिए, जब आप अपने 24 घंटों को व्यवस्थित करते हैं तो आप केवल अपना काम पूरा नहीं करते बल्कि आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं। अध्याय 7, परीक्षा की तैयारी और तकनीक। क्या आपको याद है वो ठंडे हाथ, तेज धड़कनें और वो डर कि अगर मैं सब भूल गया तो? परीक्षा केवल आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं है बल्कि आपके धैर्य का टेस्ट है। बहुत से छात्र साल भर टॉप करते हैं लेकिन परीक्षा के उन 3 घंटों में टूट जाते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी उस दिन शुरू नहीं होती जब आप किताब खोलते हैं, बल्कि उस दिन शुरू होती है जब आप अपने डर को जीतना सीखते हैं। गांव में वार्षिक प्रतियोगिता का दिन नजदीक था। आर्यन ने सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन जैसे जैसे तारीख करीब आ रही थी उसकी नींद गायब होने लगी। उसे लगा कि उसके दिमाग की सारी फाइलें उलझ गई हैं। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे डर लग रहा है कि ऐन वक्त पर मेरा दिमाग मेरा साथ छोड़ देगा। गुरुजी ने एक ढीली कमान वाला धनुष उसे दिया और कहा, अगर तुम डोरी को बहुत ढीला रखोगे तो तीर नहीं चलेगा और बहुत खींचोगे तो डोरी टूट जाएगी। परीक्षा भी बिल्कुल ऐसी ही है। गुरुजी ने उसे सिमुलेशन की तकनीक सिखाई। तुम घर पर उसी समय और उसी दबाव में परीक्षा दो जैसे तुम असली हॉल में दोगे। अपनी मेज पर वैसे ही बैठो, घड़ी सामने रखो और पानी की एक बोतल। आर्यन ने हफ्तों तक घर को ही परीक्षा केंद्र बना दिया। इससे उसके दिमाग को उस माहौल की आदत हो गई। जब आप डर का सामना बार बार करते हैं तो डर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जब तुम हॉल में बैठो, गुरुजी ने समझाया, तो पहले 5 मिनट में उन सभी फॉर्मूलों और कठिन तारीखों को रफ पेज पर लिख लो जिन्हें तुम भूल सकते हो। इसे ब्रेन डंप कहते हैं। उन्होंने उसे प्रश्नों को हल करने का ABC तरीका बताया। A, आसान सवाल पहले, B, थोड़े कठिन बाद में, और C, सबसे चुनौतीपूर्ण अंत में। आर्यन ने सीखा कि समय बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि सही जवाब देना। गुरुजी का सबसे गहरा सबक था अपनी मानसिक स्थिति को काबू में रखना। उन्होंने आर्यन को सिखाया कि अगर कोई सवाल ना आए तो घबराना नहीं है। सफलता उस सवाल को छोड़ने में है जो तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है। आर्यन ने गहरी सांसों का अभ्यास किया ताकि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अर्थात सोचने वाला हिस्सा तनाव के कारण बंद ना हो जाए। वो अब एक योद्धा की तरह शांत और केंद्रित था। परीक्षा का दिन आया। जहां दूसरे छात्र पसीने से तरबतर और डरे हुए थे, आर्यन शांत था। उसने अपनी तकनीकों का इस्तेमाल किया, समय का प्रबंधन किया और हर सवाल को एक पहेली की तरह सुलझाया। परिणाम आया और आर्यन ने न केवल अच्छे अंक प्राप्त किए बल्कि उसने साबित कर दिया कि परीक्षा ज्ञान से ज्यादा रणनीति का खेल है। याद रखिए, तैयारी आपको पास कराती है लेकिन तकनीक आपको टॉपर बनाती है। अध्याय 8, महारत हासिल करने की मानसिकता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक बार सफल होने के बाद रुक क्यों जाते हैं, जबकि महान लोग मरते दम तक कुछ नया सीखते रहते हैं?
फर्क सिर्फ एक शब्द का है, माइंडसेट। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट सीखना नहीं है, बल्कि सीखते रहने की भूख को जिंदा रखना है। आज आर्यन ये समझेगा कि असली जीत परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि खुद का एक बेहतर संस्करण बनना है। परीक्षा में प्रथम आने के बाद आर्यन को लगा कि उसने सब कुछ पा लिया है। उसने अपनी किताबें एक कोने में रख दी और आराम करने लगा। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने उसे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बुलाया। जब आर्यन हांफते हुए ऊपर पहुंचा तो गुरुजी ने उसे सामने फैली पहाड़ियों की अनगिनत चोटियां दिखाईं और कहा, आर्यन, तुमने एक चोटी तो फतह कर ली, लेकिन क्या तुम देख पा रहे हो कि अभी कितने शिखर बाकी हैं? क्या तुम यहीं रुकना चाहते हो या आगे बढ़ना? गुरुजी ने उसे ग्रोथ माइंडसेट का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, कभी ये मत कहना कि मुझे ये नहीं आता, हमेशा कहना कि मुझे ये अभी तक नहीं आता। जब तुम अपनी असफलताओं को पूर्ण विराम के बजाय अल्प विराम की तरह देखते हो तो तुम्हारी शक्ति असीमित हो जाती है। आर्यन को समझ आया कि बुद्धिमानी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि ये कोशिश और अभ्यास से हर दिन बढ़ती है। सीखने के रास्ते में ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे, गुरुजी ने आगाह किया। इसे प्लेटो कहते हैं। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं, लेकिन असली मास्टर वही है जो उस बोरियत और ठहराव के बावजूद अभ्यास जारी रखता है। आर्यन ने सीखा कि महारत रातों रात नहीं मिलती। ये उन छोटे छोटे बोरियत भरे कामों को बार बार पूरी शिद्दत से करने का नतीजा है। गुरुजी का अंतिम सबक सबसे अनमोल था। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम सब जान चुके हो, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। हमेशा एक बिगिनर की तरह सोचो, एक खाली बर्तन ही भरा जा सकता है। आर्यन ने अपनी सफलता के अहंकार को त्याग दिया और वापस एक जिज्ञासु बच्चे की तरह दुनिया को देखना शुरू किया। उसने जान लिया कि हर इंसान और हर परिस्थिति उसे कुछ न कुछ सिखा सकती है। आर्यन अब सिर्फ एक कुशल मूर्तिकार या विद्वान नहीं था, वो एक आजीवन शिक्षार्थी बन चुका था। उसने अपनी सीखी हुई तकनीकों को दूसरों को सिखाना शुरू किया, क्योंकि सिखाना ही सीखने का सबसे उच्चतम स्तर है। पीटर हॉलिंस की ये हैंडबुक आर्यन के लिए केवल पन्नों का पुलिंदा नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। याद रखिए, शिक्षा वो नहीं जो आपने स्कूल में सीखी, बल्कि वो है जो स्कूल छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहती है। ये थी पीटर हॉलिंस की द स्टडी स्किल्स हैंडबुक की पूरी कहानी। आपने आर्यन के साथ मिलकर सीखने के विज्ञान से लेकर समय प्रबंधन और महारत तक का सफर तय किया है। लेकिन याद रखिए, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। ज्ञान केवल पन्नों पर रहने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतरने के लिए होता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक भी तब तक बेकार है जब तक आप उसे इस्तेमाल करने का पहला कदम नहीं उठाते। चाहे वो फेनमैन तकनीक से किसी को समझाना हो, पोमोडोरो से अपने समय को जीतना हो, या ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपनी सीमाओं को तोड़ना हो, हर एक छोटा बदलाव आपको उस भविष्य के करीब ले जाएगा जिसका आपने सपना देखा है। धन्यवाद।